जनपद कौशाम्बी की धरती पर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की जो जन्म शताब्दी समारोह मनाया जा रहा है और इसमें मुझे जो मुख्य अतिथि के रूप में मौका मिला है तो मैं सभी अपने बुजुर्ग और हम उम्र साथियों के चरणों में वंदन अभिनंदन करता हूँ और सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज इस कार्यक्रम में पधारे हमारे विशिष्ट अतिथि श्री रामलोचन सेन जी जो कि पूर्व अध्यापक हैं, विशिष्ट अतिथि श्री राजेंद्र जी ये भी अध्यापक हैं और सभाध्यक्ष श्री सीताराम सेन जी, विशिष्ट अतिथि श्री घनश्याम दास सत्ता जी, विशिष्ट अतिथि श्री कृष्ण कुमार शर्मा जी उर्फ कन्हैया जी और यहाँ के जो आयोजक कमेटी है, आयोजक मंडल श्री कन्हैया जी, वीरेंद्र सेन जी, रवि जी, पवन जी, अमन जी, दीपक जी, महेंद्र सेन जी, मोहित जी, जितेंद्र जी, राहुल जी, लखोज नंदवंशी जी, दिलेंद्र सेन जी, नीतेश शर्मा जी, पत्रकार सोनू जी, लोकेश जी, वीरेंद्र जी, कमलेश जी, अमित जी, अध्यक्ष जी हैं जो एनसीए के अमन विद्यांशु जी, पुष्पेंद्र जी, समस्त सेन शर्मा, नंदवंशी समाज एवं कौशाम्बी जनपद में एक फाउंडेशन भी चल रहा है जिसका नाम ऊषा फाउंडेशन है, जिसके उद्देश्य बेटी शिक्षा अभियान एवं पर्यावरण के लिए शिक्षा स्तर पर जोर डालना, यही इनके उद्देश्य हैं। तो आज मैं इस शुभ अवसर पर सभी लोगों को पहले तो अपना परिचय देना चाहता हूँ, क्योंकि जब मेरे बारे में कुछ बताया था तो कुछ उसमें गलतियां हो गई थी, हो सकता है कि गलत लिख दिया हो। मेरा नाम दीपक ठाकुर नंदवंशी है और मैं जनपद इटावा से बिलोंग करता हूँ और पिछले कई सालों से समाज के लिए खड़ा हूँ। और कहीं भी अगर समाज में कोई भी घटना होती है तो सभी भाई जो मुझसे जुड़े हुए हैं वो जानते हैं कि मैं जिस लायक हूँ, जितनी मेरे अंदर क्षमता है आवाज उठाता हूँ और समाज को न्याय दिलाने का प्रयास करता हूँ। तो आज मैं बात करूंगा बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के विषय में और यहाँ पर उनके विषय में काफी हमारे सम्मानीय विशिष्ट अतिथिगणों ने बता भी दिया है, तो उनके बारे में बता देना चाहता हूँ। वो किसी भी पहचान के मोहताज नहीं है, उनका नाम ही है, उनके कार्य ही उनकी एक पहचान है जिससे पूरा भारत भली भांति परिचित है और नंद समाज से लेके सत्ता सेन समाज से लेके पूरा एससी ओबीसी पिछड़े शोषित गरीब सभी को उन पर गर्व है, उनके नाम पर गर्व है। आज कौशाम्बी की धरती पर उनका जन्म शताब्दी मनाया जा रहा है और सभी को पता ही होगा जैसे कि अभी हाल में बिहार सरकार में जैसे कि उनका जन्म शताब्दी भी मनाया जा रहा है और ऐसे तरीके से मनाया जा रहा है कि पूरे बिहार को जो लोग अगर किसी का अगर संबंध हो बिहार के किसी भी भाई से तो पूछ सकता है, पूरे बिहार को कर्पूरीमय कर दिया गया है, जिसके दबाव में आकर भारत सरकार ने भी उनको भारत रत्न दिलाने का ऐलान कर दिया है। ये कोई छोटी बात नहीं है और ये जो भारत रत्न आज मिल रहा है ऐसा नहीं है। अगर भाजपा अगर वास्तव में भारत रत्न देना ही चाहती थी तो ये जब पहली बार केंद्र में सरकार बनी थी तब भी भारत रत्न दे सकती थी, लेकिन मैं अगर भारत रत्न का जो मुख्य श्रेय है तो देना चाहूंगा अपने सभी समाज से लेकर सभी
चिंतकों ने को जिन्होंने कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देने के लिए मांग की। अभी हाल में ही जो भाई मुझसे जुड़े थे, तो मैंने अभी लाइव वीडियो भी बनाया था, उसमें बोला था कि 20 जनवरी को कर्पूरी ठाकुर जी के लिए ट्रेन चलाया जाएगा, उनके लिए मांग की जाएगी। इससे पहले भी ट्विटर पे ट्रेन चलाए गए, जिसमें कहीं ना कहीं सफल हुए, चाहे वो पंडोकर सरकार वाला मामला रहा हो, चाहे वो राजेंद्र तिवारी वाला मामला रहा हो। इन्होंने बड़े मंच पे समाज का अपमान किया था और फिर माफी भी मांगी, तो इससे ट्रेंड से काफी दबाव बना। उनको भी पता चला कि वास्तव में आज पहले की अपेक्षा सत्ता सेन नंदवंशी समाज में एकता हो रही है। ये बहुत ही हर्ष का विषय है और ये लगातार एकता बनी ही रहनी चाहिए। तो मैं सबसे पहले ये बता दूं, जैसे कि काफी लोगों ने बताया, बहुत से लोग अपने गौरवशाली इतिहास से परिचित नहीं है और अपने आप को मान लेते हैं कि हमारा काम घर घर जाके सेवा करना है या बाल काटना है। तो मैं उनको बता देना चाहता हूं, कर्पूरी ठाकुर जी तो बाद में आए बिहार में, बाद में उनका वर्चस्व स्थापित हुआ, उनसे लोग परिचित हुए, लेकिन उनसे कई साल पहले, आज से 364 ईसा पूर्व, पूरे अखंड भारत पे जो अपना परचम लहराने वाले भारत के प्रथम चक्रवर्ती सम्राट महापद्म नंद जी, जिन्होंने केंद्र पद्धति की नींव रखी, जिनको केंद्र पद्धति का जनक भी कहा जाता है। आज जो भारत में जो सरकार बनती है वो हमारी नाई सत्ता सेन नंदवंशी की ही देन है, जिन्होंने केंद्र पद्धति की स्थापना की। हमें होना चाहिए। साथ ही मैं बता देना चाहता हूं, उन्हीं के द्वारा जो आप जीटी रोड देखते हैं, और ये बात मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हमारे कुछ भाई अपने आप को छोटा समझते हैं। उनका ये मानना है कि हमारा सरकार, जो कुछ पाखंडियों ने, कुछ गद्दार इतिहासकारों ने उनको बैठा दिया है और उनसे कह दिया है नहीं, तुम्हारा काम सिर्फ सेवा करना है और ये जो कटिंग करना है यही तुम्हारा मूल पेशा है। तो मैं इस मंच के माध्यम से, इस कार्यक्रम के माध्यम से सभी भाइयों को बता देना चाहता हूं कि जिसका इतना गौरवशाली इतिहास रहा हो, जिस नंद वंश के डर से भारत पे ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व पे सफलता पाने वाला, विश्व विजेता बनने वाला सिकंदर जैसा भी क्रूर शासक, जिस सम्राट, जिस वंश के डर से दुम दबाकर भागा था और अपनी सेना को वापस लिया था, वो कोई और नहीं, हमारे ही नंद वंश के सम्राट धनानंद थे। और हम लोगों को आज हम लोग, जैसे कि अभी दादाजी ने बताया था कि कुछ ऐसी व्यवस्थाएं हैं जिनमें फंसे हुए हैं और कहीं ना कहीं हम लोगों को कमजोर बनाने वाली उनकी व्यवस्थाएं सफल भी हो रही है और हम लोग उनमें फंसते ही जा रहे हैं। इसका मुख्य कारण है कि हम लोगों को सही शिक्षा का अभाव, हम लोगों को सही शिक्षा और सही समय पे नहीं मिल पाती है। कभी कभी शिक्षा मिलती भी है तो फिर समय बहुत ज्यादा हो जाता है, फिर उससे कुछ होता नहीं है ना। तो हम लोगों को ये सोचना है, वैसे तो मैं जातिवाद मानता नहीं हूं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि और जितनी भी इन गद्दार इतिहासकारों ने जो व्यवस्थाएं बनाई, वर्ण बनाए, धाम बनाए, 4 वेद बनाए, उसी में से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र 4 वर्ण बनाए। ब्राह्मण ब्राह्मण है, क्षत्रिय क्षत्रिय है, वैश्य वैश्य है। शूद्र समाज पे शासन करने के लिए, शूद्र समाज को विभाजित करने के लिए इन्होंने 6743 जातियों का निर्माण कर दिया, जिसमें नाई, कार, कुमार, तेली, कुमार, जितनी भी जातियां हैं इनको पृथक कर दिया, अलग अलग कर दिया। हम लोग आज नाई के साथ कुछ हो रहा है तो दूसरा कोई खड़ा देख रहा है, दूसरे के साथ हो रहा है, नाई देख रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी विडंबना है, हमको इस बात को समझना चाहिए। और मैं दादाजी की बात का समर्थन भी करता हूँ, उन्होंने बहुत अच्छे विचार और बेबाकी से खुलकर अपने विचारों को सभी के सामने रखा है और ऐसे समय में रखा है जहां लोग डरते हैं, अपनी बात कहने पे आज बिल्डोजर चल जाते हैं, है ना, एनएसए लगा दिया जाता है। ऐसे समय में अगर दादाजी अपनी बात रख रहे हैं तो बहुत ही गर्व का विषय है। बात आती है
चीज और चली थी कि हमारे लोग जाति छुपा के रहते हैं। तो मैं बता देना चाहता हूं, आप भी इस चीज को समझिएगा कि जब से भारत देश आजाद हुआ है, उत्तर प्रदेश में अपना कोई जनप्रतिनिधि नहीं बन पाया है, चाहे वो विधायक के रूप में हो या सांसद के रूप में हो। ऐसा कोई व्यक्ति आज तक जब से देश आजाद हुआ है ना सांसद बना है ना विधायक बना है। ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है और चिंता का विषय है। उसके बावजूद भी हम लोग एक नहीं हो पा रहे हैं, ये भी चिंता का विषय। अब एक होंगे कैसे? अब उसमें क्या है कि हर जिले में मेरा जो रेशियो है तो कम से कम 3 संगठन तो चले रहे होंगे समाज के, अपने अपने संगठन बना लिए हैं। अच्छी बात है, काम करो, लेकिन संगठन का जो मुख्य उद्देश्य होना चाहिए, अगर हमारे समाज में कहीं भी शोषण अत्याचार हो रहा है तो हम लोगों को जितने भी संगठन चल रहे हैं सभी को उस पीड़ित परिवार से मिलकर उसके लिए न्याय की आवाज उठानी चाहिए। अब संगठन का मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ साल में कहीं कर्पूरी जयंती आई या किसी भी महान पुरुष की जयंती आई। बड़े बड़े महान पुरुष हुए हमारे समाज में, चाहे वो कर्पूरी ठाकुर जी हो, मां पद्मानंद जी हो, घनानंद जी हो, सेन सत्ता ऋषि हो, है ना। तो हम लोगों को ये नहीं सिर्फ उनकी सिर्फ जयंती मना लेने से हमारे समाज का उत्थान होने वाला है, ऐसा नहीं है। हम लोगों को बहुत ही जो भी हमारे सम्मानित जो भी कार्यक्रम में आते हैं लोग अपने विचारों को रखते हैं, इनको अमल में लाना पड़ेगा। ये नहीं है कि इन्होंने यहाँ पे बातें बताई, यहाँ पे सुन के कार्यक्रम को देख के आप लोग घर चले गए और सोचते हैं कि समाज की मीटिंग कराए, बहुत बड़ा काम कराए। ऐसा कुछ नहीं है। जो यहाँ बातें बताई जाती हैं उसको आपको अमल में लाना पड़ेगा। जैसे कि मैं बोल रहा था, अधिकारी की बात जाति छुपा ली जाती है, तो हम लोगों को ये सोचना है। मैं एक अपने एक बात बताता हूँ, घटना, लेकिन नाम नहीं बोलूंगा सार्वजनिक स्तर पर। एक अधिकारी थे अपनी समाज में जिला लेवल पर, तो उनका जो चपरासी था वो एक ऐसी कास्ट से था जिसका सत्ता में वजूद था, और वो अधिकारीगण खुलेआम अपनी जात को लेकर कार्य करने लगे। तो जब वो जान गया, वो चपरासी जान गया कि ये नाई सत्ता सेन नंदवंशी समाज का व्यक्ति है, तो वो चपरासी उनकी बात सुनना बंद कर दिया, क्योंकि वो जानता था कि इस व्यक्ति का ना तो कोई संसद में आवाज उठाने वाला है, ना विधानसभा में आवाज उठाने वाला है, ना कोई सिफारिश करने वाला है। तो उसने क्या किया, कार्यक्रम उनका बात सुनना बंद कर दिया। एक कहाँ जिला स्तर का अधिकारी और कहाँ एक चपरासी। जब बात बंद कर दी उनने, उसने कार्य बंद कर दिया, उनका जो बोलते थे करता ही नहीं था, तो उन्होंने क्या किया, उनकी सैलरी रोक दी उस चपरासी की। जब सैलरी रोकी तो उसे तो पता था जिस दम पे वो भूल रहा था, जिस दम को लेके उसने बात सुनना बंद किया था, तो उसने क्या किया, तुरंत अपने जो नेतागण थे उससे, उसी की जाति के उनके बड़े नेता से, प्रदेश स्तर के नेता से फोन कराया। तो वहां फोन आया कि सत्ता जी, एक ऐसे बहुत ही बड़े नेता का फोन था, मैं नाम नहीं बोलूंगा यहाँ पे, फोन आया, सत्ता जी ये मेरा आदमी है, मेरा रिश्तेदार है, इसकी सैलरी रिलीज करिएगा। तो सत्ता जी को सैलरी रिलीज करनी पड़ी, क्योंकि उन नेताजी का जो भी आदेश था उनको नहीं पूरा करते थे। लेकिन मैं बहुत ही विश्वास के साथ कह देता हूं आज इस मंच पे कि जिस दिन हमारे सांसद विधायक बन के तैयार होंगे, उसी दिन से जो ये जाति छुपा के लोग घूम रहे हैं, बड़े बड़े शहरों में रह रहे हैं, उसी दिन से ये खुलेआम गर्व के साथ अपनी जाति को लिखना चालू कर देंगे। तो ये हम लोगों को सोचना है। मैं मानता हूं कि जाति छुपा रहे हैं, लेकिन इनकी खुद की मजबूरी है, क्योंकि जाति बताते ही इनका शोषण होना स्टार्ट हो जाता है और फिर उनकी मदद में कोई खड़ा भी नहीं होता है, चाहे जितना भी अपने आप को देता है। और दूसरी बात, हम लोग देखते हैं कि क्या होता है, आज हम लोग कोई धर्म के चक्कर से, कोई पार्टी के चक्कर से, कोई किसी के चक्कर से एक दूसरे में मतभेद बना रहा है, कोई संगठन को लेके, कोई पार्टी को लेके, कोई धर्म को लेके। तो मैं बता देना चाहता हूं, ना तो आपको धर्म खाने को दे पाएगा, ना पार्टी खाने को दे पाएगी, ना कोई संगठन खाने को देगा। हम लोगों को अलग नहीं होना है। अगर समाज के सम्मान की बात आती है, समाज के अगर हक अधिकार की बात आती है, तो सभी लोगों को संगठित होकर जमीन पे उतर
तूफान होगा। ये बहुत ही चिंता का विषय है। आज देखिएगा एक चीज, धर्म में तो हमारे लोग इतने अंधे हो गए हैं कि उनको खुलेआम उनका अपमान दिखाई नहीं दे रहा है। जो सार्वजनिक मंचों पे बैठकर बड़े लोग कर रहे हैं वो भी नहीं दिखाई दे रहा, वहां पे भी उस सभा में बैठकर ताली बजाने का काम कर रहे हैं। बहुत ही दुर्भाग्य की बात है ना। अभी हाल में देखा हुआ कई पाखंडियों ने अपमान किया, उन पाखंडियों को मैंने खुलेआम चुनौती दी, लाइव आके। किसी ने अगर देखा हो, मैंने उनसे कहा जितना तुम ये पाखंडवाद फैला रहे हो, अगर तुम्हारे अंदर वास्तविक रूप से किसी प्रकार की अगर दिख सकती है तो इस दीपक ठाकुर जी के 10 सवालों का उत्तर दे दो, मैं अपनी भुजा काट के तुम्हारे चरणों में समर्पित कर दूंगा और जीवन भर तुम्हारा पीछे रहूंगा। और अगर ऐसा नहीं कर सकते हो तो मैंने सरकार से भी कहा, भारत सरकार पे भी आवाज उठाई कि ऐसे पाखंडियों को जेल में डाल दीजिएगा जो ये समाज को अपमानित, भरे मंच में अपमानित करने का कार्य कर रहे हैं। अभी हाल में एक राजनीति तिवारी करके कथावाचक था, उसने कितना अपमान किया। लोग कहते हैं समाज के शुभचिंतक है, लोग कहते हैं कि हमारा अपमान नहीं हो रहा, हमें बहुत सम्मान मिल रहा है धर्म में जाकर, है ना। तो इस बात को समझना है कि जब कर्पूरी ठाकुर जी जब कुर्सी पर बैठ रहे थे तो इनका विरोध करने वाले कौन लोग थे? ये नारा किसने लगाया था कि कर्पूरी कर्पूरी कर्पूरा छोड़ दो उसकी पकड़ उस तरह, ये नारा लगाने वाले कौन लोग थे? और जब कर्पूरी ठाकुर जी ने आरक्षण की बात की थी तो एक नारा और लगाया था कि कर्पूरिया आरक्षण यहाँ से लाई या कर्पूरिया की मां ले आई। ये नारा लगाने वाले कौन लोग थे? और जिस दिन हमारे लोग उन लोगों को पहचान जाएंगे, उनकी व्यवस्था को पहुंचान जाएंगे, उसी दिन से समाज का उत्थान होना चालू हो जाएगा, समाज का सम्मान होना चालू हो जाएगा। चाहे वो मनोरंजन की बात हो या फिर कर्पूरी जी की बात हो या किसी भी महान पुरुष की बात हो, हम लोगों को अपना इतिहास पढ़ लेना चाहिए, तभी हम लोगों को सफलता मिल सकती है, तभी हमारा सम्मान, हक, अधिकार वापस मिल सकता है। और अगर हम लोग ये चाहें कि उनकी व्यवस्था में अगर रहकर हम लोग अपना सम्मान पालें, ये बहुत ही बिल्कुल ये मान लो 0% की बात है कि ऐसा हो ही नहीं सकता। आज देख लो सेन जी महाराज की कथा सुनाकर मंच पे ये बताया जाता है कि एक सेन महाराज हुआ करते थे और वो एक राजा के यहाँ कार्य किया करते थे। उनके जो भी, अब मैं कार्य के बारे में नहीं बताऊंगा, कटिंग बता दो, या सेवा किया करते थे। जिस समाज में एक ऐसा राजा हुआ हो जिसका अखंड भारत में शासन हो, जिसे चक्रवर्ती की एक राज की उपाधि मिली हो, ऐसे समाज का व्यक्ति जो खुद राजा हो, जिसके वंश में उस समाज का कोई राजा के यहाँ काम करेगा। वो कहानी कौन सी किताब में लिखी है? उस कहानी का सिर्फ यही उद्देश्य है कि आपको आपके उपदेशों से, आपके इतिहासों से भटकाने का एक जो उन्हें बीड़ा उठाया है बड़े लोगों ने, वो आपको भटका रहे हो, आप धर्म की आड़ में भटकते भी जा रहे हैं। हम लोगों को ये समझना है और अपने जो पूर्वज हैं, महापुरुष हैं, इनका इतिहास भी पढ़ना है। बहुत से लोग हैं, मैं ये देख रहा हूँ कि कई घटनाएं हो रही है। जो मुख्य चीज मैं बता दूं, उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश काफी घटनाएं हुई हैं और ये बहुत जरूरी बात है। कभी भी आपके साथ कोई भी घटना होती है तो हमारे लोग क्या करते हैं कि तहरीर लिखना नहीं जानते हैं, और जो भी मुकदमा चलता है, जितना भी केस चलता है, वो तहरीर के आधार पर चलता है। कई ऐसी घटनाएं हुई है जिसमें संगीन अपराध हुआ लेकिन मुकदमा लिखा गया साधारण धाराओं में। उसका कारण था क्योंकि लोग तहरीर लिखना नहीं जानते थे और साधारण धाराओं में गिरफ्तारी होती नहीं है, व्यक्ति परेशान हो जाते हैं और गिरफ्तारी नहीं हो पाती है। तो अगर आपके साथ घटना होती है तो किसी योग्य व्यक्ति या जो पढ़ा लिखा हो या कोई एडवोकेट हो तो उससे बात करके तब थाना जाना। और मुकदमा जो होता है उसमें ऐसा नहीं है कि आज घटना हो गई, आज अगर आप प्रार्थना पत्र नहीं दे पाए तो फिर मुकदमा नहीं लिखा जाएगा। वो 10 दिन बाद, 20 दिन बाद, 50 दिन बाद भी लिखा जा सकता है। तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं। समय तो बहुत कम है, मेरे पास सूचना आ गई है तो बताने को तो ऐसा है कि पूरे दिन सभी लोग बोलने वाले हैं, दिन भी छोटा पड़ जाएगा, रात भी छोटी पड़ जाएगी। और जिन महान पुरुष की आज जयंती मनाई जा रही है और ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मुझे यहाँ मौका मिला है ऐसे महान पुरुष के जयंती में, तो उनके बारे में बताने के लिए मैं तो ये मानता हूँ कि महीनों कम पड़ जाएंगे। बहुत से ऐसे किस्से हैं, उनके व्यक्तित्व से जुड़ी हुई चीजें हैं कि उनको बताते बताते एक महीना भी कम पड़ जाएगा, है ना। उनको हम लोगों को यही मानना है कि उनकी कोई किताब या उनके बारे में जो भी है उनको पढ़ लेना चाहिए, उससे हमें सही से
सब चीज पता चल जाएंगी। इसी के साथ मैं एक नारा लगाऊंगा जिसमें सभी लोगों का समर्थन भी चाहूंगा। सभी लोग